इंजीनियर बना कुलीन व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग का छात्र सुहो किम जब एक फैंटेसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते सो जाता है तो अगली सुबह वह खुद को उसी किताब की दुनिया में पाता है। अब वह लॉयड फ्रोंटेरा नाम के एक आलसी और शराबी कुलीन व्यक्ति के शरीर में है, जिसकी फैमिली भारी कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन सुहो अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का इस्तेमाल कर इस बुरे भविष्य को बदलना चाहता है। क्या वह अपनी नई फैमिली को इस कर्ज से निकालकर बेहतर भविष्य बना सकता है? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुहो की आंखें खुलती हैं। वह किसी सुनसान सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, मुंह पूरा खुला हुआ। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही है। वह घबरा जाता है। मैं यहाँ कैसे आया? उसे याद आता है कि पिछली रात वो अपने कमरे में नाइट ऑफ बर्न एंड आयरन पढ़ रहा था, लेकिन ये जगह, ये तो उसी दुनिया जैसी लग रही है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, आपका जबड़ा अपनी जगह से हट गया है। वह चिढ़कर अपने जबड़े पर जोर से थप्पड़ मारता है। तभी उसे एहसास होता है इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा हो सकता है जो शराब पीकर सड़क पर सो जाता था। लॉर्ड फ्रोंटेरा। वह घबरा जाता है। मैं मैं गुंडा लॉर्ड फ्रोंटेरा हूँ। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, मैंने गुंडा कब कहा? वह मुड़कर देखता है। सामने एक लंबा कद्दावर योद्धा खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि जेवियर था, वही नाइट जो उपन्यास का मुख्य किरदार था। जेवियर गंभीर लहजे में कहता है, हवेली चलो। हवेली में जेवियर बताता है कि लॉयड ने दोपहर से ही शराब पीनी शुरू कर दी थी। नशे में धुत होकर एक सराय की फर्नीचर तोड़ दी और फिर सड़क पर गिरकर सो गया। लॉर्ड ने उसे उठाने भेजा था। लॉयड ठंड से कांप रहा था। उसके मन में एक ख्याल आया, काश यहाँ भी ओंडोल होता। ओंडोल कोरियाई घरों में इस्तेमाल होने वाली एक खास तरह की हीटिंग प्रणाली, जहाँ फर्श के नीचे गर्म हवा या पानी प्रवाहित किया जाता है, जिससे पूरा कमरा गर्म रहता है। जेवियर जब जाने लगता है तो लॉयड अचानक पूछ बैठता है, हम सच में बहुत कर्ज में हैं? जेवियर उसे अजीब नजरों से देखता है। ये क्या बेकार का सवाल है? लॉयड को उपन्यास की कहानी याद आती है। उसके किरदार की किस्मत पहले से तय थी, शराब पीते पीते एक दिन खून की उल्टी करेगा और मर जाएगा। वह सोचता है अगर यही भविष्य है तो फिर कुलीन होने का फायदा ही क्या। अगली सुबह उसकी माँ मार्बल फ्रंटेरा कमरे में आती है। वह कहती है, इस बार जाकर माफी मांग लो। लॉयड बिना किसी बहस के हाँ कर देता है। मार्बल और जेवियर दोनों हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है, ये दोनों लोग तुम्हारे जवाब से पूरी तरह हैरान हैं। जब लॉयड और जेवियर सराय की ओर बढ़ते हैं तो गांव वाले अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते हैं। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे। लॉयड को एहसास होता है, इनके लिए मैं एक गुंडा हूं। उसे चिंता होने लगती है, अगर भविष्य में मैं भिखारी बन गया तो ये लोग मुझे खाना भी नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं अपनी फैमिली को इस कर्ज से निकालूं। सराय पहुंचकर लॉयड झुककर माफी मांगता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, सराय मालिक ने उच्च सतर्कता की मुद्रा अपना ली है। सराय मालिक झिझकते हुए माफ कर देता है, लेकिन जब वे लौट रहे होते हैं तो जेवियर कहता है, सराय मालिक तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक उसे नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी, और तुम्हारी माँ की तबीयत हमेशा ठंड की वजह से खराब रहती है। जैसे ही लॉयड ये सुनता है, उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार आता है, ओंडोल, मैं ओंडोल बना सकता हूँ और इसे बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। लॉयड को अपने पिछले जीवन की याद आती है। वह सेना में था जहाँ उसने खुद अपने हाथों से एक पूरा घर बनाया था। वह अक्सर निर्माण कार्य किया करता था। यह सोचते ही उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया। उसने जेवियर की ओर देखा और कहा, चलो सराय वापस चलते हैं, मैं अपना पहला ऑर्डर लूंगा। तभी एक नोटिफिकेशन आया, तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। जब भी तुम किसी मुख्य व्यक्ति से अपने संबंध सुधारोगे, तुम्हें संबंध अंक मिलेंगे। लॉयड ने जेवियर की ओर देखा और उसके सिर के ऊपर एक संख्या दिखाई दी, संबंध स्तर ऋणात्मक 30। सराय पहुंचते ही लॉयड ने मालिक के सामने एक अनुबंध रखा, मैं तुम्हारे लिए ओंडोल बना दूंगा और इसकी कीमत से तुम्हारे टूटे फर्नीचर का नुकसान घटा दिया जाएगा। सराय मालिक को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसने दस्तखत कर दिए। तो इसके बाद लॉयड जेवियर के साथ सराय के पिछवाड़े जाता है। उसके हाथ में एक फावड़ा है। जेवियर संदेह से पूछता है, तुम सराय मालिक को बेवकूफ तो नहीं बना रहे? लॉयड मुस्कुराकर कहता है, मुझे अपने अतीत से मत आंको, और फिर खुदाई शुरू कर देता है। इसके बाद वह लकड़ी के तख्तों से घर का ढांचा तैयार करता है और नदी से खोदी गई मिट्टी से दीवारें बनाता है। जेवियर पहली बार उसे मेहनत करते देख हैरान था। तभी लॉयड कुल्हाड़ी उठाकर एक लकड़ी का लठ काटने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी बहुत सख्त थी। जेवियर बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है और झटपट सारी लकड़ियां काट देता है। लॉयड को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पहले से पता था कि उपन्यास में जेवियर भविष्य में एक स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला था। अब लॉयड ने जेवियर से खुदाई में मदद मांगी। तभी नोटिफिकेशन आया,
जेवियर को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है, लेकिन अब दोनों मिलकर खुदाई करने लगे। जादू के इस्तेमाल से काम और तेज हो गया और कुछ ही समय में पूरा ओंडोल तैयार हो गया। पहली सफलता जल्द ही सराय मालिक और उसकी माँ अंदर आते हैं और गर्म फर्श पर लेटते ही उनकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो कमाल का है। सराय मालिक खुश होकर कहता है। लॉयड के लिए यह पहली जीत थी। जेवियर भी इस नतीजे से हैरान था। उसने पहली बार लॉयड फ्रोंटेरा को किसी काम में सफल होते देखा था। तभी नोटिफिकेशन आया। जेवियर का विश्वास स्तर 2 बढ़ा। तुम्हें 36 संबंध अंक मिले। कुछ दिनों बाद लॉयड ने ऑन्डोल हाउस के सामने एक स्टॉल लगा दिया। लोग अंदर जाते, गर्म फर्श का अनुभव करते और उत्साहित होकर बाहर आते। जैसे ही वे बाहर निकलते, लॉयड उनसे प्रतिक्रिया पूछता और अपने ओंडोल का प्रचार करता। थोड़ी मनुहार करने के बाद कई लोगों ने उसे ओंडोल बनाने का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई, जिससे हलचल मच गई। जल्द ही लॉयड के पिता अर्कस फ्रंटेरा, जो इस गांव के प्रभु थे, वहां पहुंच गए। अब ये लड़का क्या कर रहा है? अर्कस ने गहरी आवाज में पूछा। लॉयड के पिछले कारनामों को देखकर उन्हें शक था कि वह गांव वालों के पैसे लेकर भाग सकता है। लॉयड ने तुरंत सफाई दी। मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं पिताजी। अर्कस ने एक पल चुप रहकर उसकी ओर देखा, फिर हल्की भावुकता से बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे कर्ज के बारे में पता चल गया है, लेकिन इसकी चिंता मत करो, मैं इसे खुद निपटा लूंगा। रात होते ही जब लॉयड अपने कक्ष में था, दो अजनबी महल में आए। लॉयड उन्हें पहचान गया। ये वही ठग थे जिन्होंने उपन्यास में उसके पिता को धोखा दिया था। उनकी वजह से अर्कस और उसकी पत्नी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। वे अर्कस से व्यापार की बातें कर रहे थे। तभी लॉयड अपने डरावने चेहरे के साथ वहां पहुंचा। क्या तुम्हारे पास यहां आने का वारंट है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उनकी बोलती बंद हो गई। जेवियर की मदद से लॉयड ने उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। ये देखकर अर्कस संतुष्ट हुआ। रात में लॉयड सोच रहा था कि वह अपने संबंध अंकों का उपयोग कैसे करे। उसके पास कुल 36 अंक थे। तभी एक नोटिफिकेशन आया। तुम अपने अंकों का उपयोग अपनी मौजूदा क्षमताओं को उन्नत करने के लिए कर सकते हो। लॉयड एक इंजीनियर था, इसलिए उसके पास कई कौशल थे। जल विज्ञान, मिट्टी यांत्रिकी, इस्पात संरचना डिजाइन आदि। उसने बेसिक डिजाइन और बेसिक सर्वेयर कौशल को उन्नत करने का निर्णय लिया। अब वह हवा में कोई भी डिजाइन खींच सकता था और उसके सर्वेयर कौशल से वह बिना किसी जीपीएस उपकरण के जमीन की सही माप कर सकता था। लॉयड को एहसास हुआ कि उसके पास कई निर्माण विचार थे, लेकिन कोई भारी मशीन नहीं थी। तभी एक नोटिफिकेशन आया। तुम भारी कार्य के लिए कुछ समन कर सकते हो, लेकिन उसके पास पर्याप्त अंक नहीं थे। लॉयड ने गांव वालों से मिले कुछ पैसे अपने पिता को सौंप दिए। इससे उसे अतिरिक्त संबंध अंक मिले और अब उसके पास 61 अंक हो गए, जो समन के लिए पर्याप्त थे। उसके दिमाग में विशाल दैत्य और शक्तिशाली जानवरों की छवियां आने लगीं। पहला समन। रात के अंधेरे में लॉयड खाली मैदान में गया और समन प्रक्रिया शुरू की। तेज गड़गड़ाहट के बीच एक आकृति प्रकट हुई और फिर एक छोटा सा हमस्टर उसके सामने खड़ा था। लॉयड अवाक रह गया। ये क्या मजाक है? उसने सोचा, लेकिन तभी पॉपडोंग उदास हो गया और एक उपयोगकर्ता पुस्तिका हवा में प्रकट हुई। लाल सूरजमुखी बीज देने पर आकार बढ़ेगा, नीला बीज देने पर छोटा होगा। दोनों का प्रभाव 12 घंटे तक रहेगा। लॉयड ने प्रयोग करने के लिए उसे लाल बीज खिलाया। अचानक चमकदार रोशनी फैल गई और पॉपडोंग एक विशालकाय हमस्टर में बदल गया। जेवियर पीछे गिर पड़ा। ये क्या चीज है? पॉपडोंग ने अपने छोटे हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की और अपनी तरफ से जमीन समतल कर दी। इसके बाद उसने गर्व से लॉयड की ओर देखा। अब खुश था। आखिरकार मेरे पास अपनी पहली भारी मशीन आ गई। अब लॉयड के पास भारी मशीनरी तो थी, लेकिन मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या थी। उसने इस समस्या का हल निकालते हुए अपने पिता के 30 सैनिकों को बुलाया। ये सैनिक बिना किसी काम के वेतन पा रहे थे, तो लॉयड ने सोचा कि बेहतर होगा कि इन्हें किसी काम में लगाया जाए। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। न्यूमैन ने कड़े शब्दों में विरोध जताया। मेरे सैनिक खेतों में काम करने या जमीन खोदने के लिए नहीं बने हैं। लॉयड को पता था कि उपन्यास में ये शूरवीर अपने स्वामी अर्कस फ्रुटेरा की पीठ पीछे ठगों को जानकारी बेचा करता था। इसका एकमात्र तरीका था कि उसे भड़काया जाए ताकि वह लड़ाई के लिए मजबूर हो जाए। लॉयड ने अचानक न्यूमैन के चेहरे पर मिट्टी उछाल दी और सीधा चुनौती दे डाली। अगर तुम्हें इतनी आपत्ति है तो मुझसे द्वंद्व करो। आ, न्यूमैन को जैसे ही यह सुनने को मिला, वह गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वह खुशी खुशी इस चुनौती को स्वीकार कर बैठा, यह सोचकर कि लॉयड को धूल चटा देगा। जेवियर हैरान था। लॉयड को तलवारबाजी का कोई अनुभव नहीं है और 1 महीना ट्रेनिंग के लिए काफी नहीं होगा।
इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तुम्हें तलवार चलाना नहीं सिखाऊंगा। लॉयड की चाल, जेवियर को मजबूर करना। मैं जानता हूं कि तुम्हें नींद नहीं आती, मैं तुम्हारी अनिद्रा का इलाज कर सकता हूं। जेवियर ने इस पर जोर से हंसते हुए कहा, यह असंभव है, मैंने हर तरीका आजमा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन लॉयड को उपन्यास से पता था कि जेवियर उच्च स्तरीय तलवारबाज की श्रेणी में था। जब कोई तलवारबाज तलवार मास्टर वांग बनने की कगार पर होता है, तो अक्सर वे अनिद्रा जैसी समस्या का सामना करते हैं। लॉयड ने तुरंत अपनी पिछली जिंदगी की भौतिक फिजिक्स की क्लास की बोर्डिंग लेक्चर देने शुरू कर दिए। जैसे ही वह उबाऊ भाषण देने लगा, जेवियर की आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही मिनटों में जेवियर गहरी नींद में चला गया। लॉयड मुस्कुराया, मेरी योजना काम कर गई। सुबह जेवियर ने लॉयड को मैदान के 50 चक्कर लगाने का आदेश दिया। उसे उम्मीद थी कि लॉयड जल्दी हार मान लेगा और खुद ही ये प्रशिक्षण छोड़ देगा। लेकिन लॉयड बिना शिकायत किए दौड़ता रहा। ये देख जेवियर प्रभावित हुआ और खुद से कहा, अगर तुम इतने मेहनती हो तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हूं। इस बीच शूरवीर न्यूमैन ने अर्कस फ्रंटेरा के सामने शिकायत की, लॉयड ने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी, एक शूरवीर के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। अर्कस ने उसे शांत किया और कहा, बस इतना ना करना कि उसे उसकी गलती का एहसास हो, लेकिन ज्यादा मत मारना। लेकिन न्यूमैन के मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं इस लड़ाई में उसे दुर्घटना में मार डालूंगा और फिर बारन और बैरोनेस की भी हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दे दूंगा। द्वंद्व का दिन, एक महीने बाद, न्यूमैन और लॉयड आमने सामने खड़े थे। न्यूमैन ने तलवार पकड़ रखी थी। लॉयड के हाथ में एक फावड़ा था। ये देख अर्कस को ये एक मजाक लगा, लेकिन जेवियर समझ गया कि लॉयड पूरी तरह से तैयार था। एक महीने तक उसने सुबह की कड़ी मेहनत, दिन भर ओंडोल जमीन गर्म करने की प्रणाली बनाना और रात में तलवारबाजी का अभ्यास किया था। अर्कस ने इशारा किया और द्वंद्व शुरू हुआ। न्यूमैन ने तलवार को मजबूत पकड़ के साथ लहराया। लॉयड ने अपने फावड़े को हल्की सी मुद्रा में रखा। ये लड़का इसे हल्के में ले रहा है, न्यूमैन ने सोचा। जैसे ही न्यूमैन ने अपनी तलवार घुमाई, लॉयड ने फावड़े को आगे कर वार को रोक लिया। क्या? जेवियर चौंक उठा। ये तो कोई नई तकनीक है, ये युद्ध के लिए बनी तकनीक लग रही है। लॉयड सेना में था, इसलिए उसने बिना बायोनेट स्ट्राइक जैसी मूल सैन्य तकनीकों को इस द्वंद्व में डाल लिया। फावड़ा एक शक्तिशाली हथियार था। ये मोटी जड़ों को काट सकता था, मजबूत चीजों को तोड़ सकता था और उसकी चौड़ी सतह एक डाल का काम कर सकती थी। लॉयड के लगातार वारों से न्यूमैन कोने में फंसने लगा। अब लॉयड ने शूरवीर को और भड़काने के लिए फावड़े का इस्तेमाल पोगो स्टिक की तरह किया और अपने तेज पैरों से लगातार हमला करता रहा। न्यूमैन को एहसास हुआ कि एक भी गलती उसे हरा सकती है। कोई रास्ता न देख, न्यूमैन ने माना हार्ट का इस्तेमाल करने की ठानी। उसने अपनी तलवार में माना प्रवाहित किया और जैसे ही उसकी तलवार लॉयड के फावड़े से टकराई, लॉयड ने उसका माना सोखना शुरू कर दिया। क्या? न्यूमैन अविश्वास से देखता रह गया। लॉयड को हाल ही में एक कौशल मिला था। जब भी वह फावड़ा पकड़ेगा, उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी और फावड़ा उसके शरीर का ही हिस्सा बन जाएगा। इसका फायदा उठाकर लॉयड ने न्यूमैन के चेहरे पर एक जोरदार वार किया। उसकी एक दांत उड़ गई। फिर उसने एक और वार किया, जिससे न्यूमैन का जबड़ा हिल गया। अंत में उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे न्यूमैन जमीन पर गिर पड़ा और हिल भी नहीं पाया। अर्कस ने घोषणा की, इस द्वंद्व का विजेता लॉयड फ्रंटेरा। लेकिन लॉयड नहीं रुका। उसने न्यूमैन की जमकर पिटाई जारी रखी। बस, अर्कस चिल्लाया, बस करो लॉयड। लॉयड ने कुछ देर के लिए रुकने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही सैनिक हटे, धड़ाम, लॉयड ने उसकी हड्डियां न तोड़ने का पूरा मन बना लिया था ताकि वह शूरवीर के रूप में कभी वापस ना आ सके। अब अर्कस पूरी तरह गुस्से में था, लेकिन तभी लॉयड बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पत्र है, इसे देखो। अर्कस ने मेज पर पड़ा एक पत्र खोला। यह न्यूमैन और ठगों के बीच की बातचीत थी। यह है, यह तो राजद्रोह है। अर्कस गुस्से से कांप उठा। न्यूमैन ने घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी। लॉयड ने प्रस्ताव रखा, हम इसके सिर पर एक चूहा रखेंगे। अगर चूहा इसे नुकसान पहुंचाए तो इसे देश निकाला दिया जाएगा, अगर नहीं तो इसे पैदल सैनिक बना दिया जाएगा। अर्कस को यह सुनकर हंसी आ गई। एक चूहा किसी को कैसे चोट पहुंचा सकता है? न्यूमैन को भी लगा कि यह सिर्फ एक दिखावा है, इसलिए उसने सहमति दे दी। लेकिन लॉयड जानता था कि न्यूमैन बस मौका मिलते ही फिर से पीठ में छुरा घोंपेगा। लॉयड ने अपने विशालकाय हमस्टर को बुलाया, उसे लाल फलियां खिलाई और हवा में उछाल दिया। जैसे ही हमस्टर न्यूमैन पर गिरा, धड़ाम, न्यूमैन वही ढेर हो गया, पूरी तरह कुचला हुआ।
लॉयड ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि कोई माफी नहीं है। इस तरह एक और बाधा समाप्त हुई, लेकिन यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। शतरंज की बिसात पर अभी कई और मोहरे बचे हैं। पॉपडॉन कुछ दिनों से सड़क बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। वे कमजोर दिखने वाले सैनिक अब पूरी तरह से मजबूत और ताकतवर हो चुके थे। लॉयड की योजना थी कि वह मैनर हाउस से पूर्वी पहाड़ तक एक सड़क बनाए, जिसे रोमन शैली के एपियन वे की तरह तैयार किया जाए। एपियन वे यह सड़क बनाने की रोमन शैली थी जिसमें मजबूत पत्थरों की कई परतें डाली जाती थीं, जिससे सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहती थी। जेवियर यह सोचकर हैरान था कि एक पूर्व शराबी के पास इतनी सारी गुप्त जानकारी कैसे थी जिसे कोई नहीं जानता था, चाहे वह ओंडोल का ज्ञान हो या किसी उच्च स्तरीय प्राणी को बुलाने की क्षमता। आमतौर पर जादूगरों को इस स्तर के प्राणी को बुलाने में 20 साल का अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन लॉयड इसे आसानी से कर लेता था। जब जेवियर ने उससे इसका कारण पूछा, तो लॉयड ने मजाक में कहा कि वह शौचालय जाते समय गुप्त रूप से इसका अभ्यास करता था। जेवियर इस पर कुछ भी कहने लायक नहीं बचा। इसके बाद लॉयड ने सर बायरन को सड़क निर्माण कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा और खुद एक जरूरी काम निपटाने निकल पड़ा। शहर के एक शराब खाने में एक ठग अपने अंगरक्षक के साथ बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। पहले उसे न्यूमैन का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अब न्यूमैन मर चुका था, जिससे वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। वह यहाँ से भागकर कहीं और अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और लॉयड जेवियर के साथ अंदर आ गया। लॉयड को देखते ही ठग और उसके अंगरक्षक ने खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन जेवियर पहले ही वहां पहुंच चुका था और अपनी तलवार उनकी ओर ताने खड़ा था। लॉयड दूसरी तरफ खिड़की से देख रहा था। उपन्यास में जेवियर को इस अंगरक्षक को हराने में काफी कठिनाई हुई थी, क्योंकि वह एक काला जादूगर था और उसके गुरुत्वाकर्षण मंत्र का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन अब जेवियर के हृदय के चारों ओर 3 माना रिंग थे, जिससे वह बहुत मजबूत हो चुका था। जब काले जादूगर ने उस पर गुरुत्वाकर्षण मंत्र फेंका, तो जेवियर ने उसे एक झटके में काट दिया। यह देखकर अंगरक्षक डरकर भाग गया और ठग अकेला रह गया। जेवियर आगे बढ़कर उसे मारने ही वाला था कि लॉयड ने उसे रोक लिया। जेवियर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह आदमी इस ठग पर दया क्यों कर रहा है। लेकिन तभी लॉयड ने उसे बांध दिया और कहा, अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे तुरंत बारोन की जो भी संपत्ति अधिकार में ली थी, उसे वापस करना होगा। इसके अलावा उसे या तो मजदूरी का काम करना होगा जहां उसे वेतन मिलेगा, लेकिन उसकी 80% आय ठगी के नुकसान की भरपाई के लिए काटी जाएगी, या फिर उसे अदालत में भेज दिया जाएगा जहां जहां उसकी मौत तय थी। ठग के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने ये शर्त स्वीकार कर ली। वापसी के दौरान लॉयड ने और मजदूरों को काम पर रखने की योजना बनाई। उसने एक बैनर लगवाया जिसमें मजदूरों के लिए 32 सोने प्रति सप्ताह का वेतन देने की घोषणा की गई। जल्द ही कई गांव वाले पंजीकरण के लिए कतार में खड़े हो गए। लॉयड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रामीण उस पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर रहे हैं। इस पर जेवियर ने समझाया कि उसकी ऑनडोल प्रणाली की सस्ती कीमत और समय पर डिलीवरी ने ग्रामीणों के मन में उसके लिए एक भरोसेमंद और प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बना दी है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि पड़ोसी गांवों में भी ओंडोल की चर्चा हो रही है और अब उसे गांव के बाहर से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। इसी बीच पॉपडॉन खुदाई करते करते पहले ही खदान तक पहुंच चुका था। लॉयड ने योजना बनाई कि वह इन खदानों से कोयला निकालकर ग्रामीणों को बेचे, जो पहले ही ओंडोलवा की गर्मी के आदी हो चुके थे, जिससे यह एक स्थायी आय का स्रोत बन सकता था। लेकिन तभी जेवियर ने ठोका और समझाया कि इस खदान की चट्टानें बहुत कमजोर हैं और जैसे ही कोई गहरी खुदाई करता है, पूरी सुरंग ध्वस्त हो जाती है। हालांकि लॉयड पहले ही इसके लिए एक योजना बना चुका था, शील्ड टनलिंग विधि। उसने देखा कि इन सब चीजों से उसे कितने पॉइंट मिले, और यह संख्या थी पूरे 600 से भी ज्यादा। उसने उनमें से बहुत सारे पॉइंट अपनी डिजाइनिंग और योजना बनाने की क्षमता को बेहतर करने में खर्च किए। अब सवाल था, सुरंग कैसे खोदी जाए। पोपड़ोंग इस सुरंग के लिए बहुत बड़ा था और लंबी सड़क बनाने में वह पहले ही थक चुका था। इसलिए लॉयड ने एक और जीव को बुलाने का फैसला किया, बैंगुल, जिसकी विशेषता ही थी सुरंग खोदना। कुछ हफ्तों बाद लॉयड ने योजना बनाई। बैंगुल आगे सुरंग खोदेगी, सारी मिट्टी खा जाएगी, उसे संकुचित करके अपनी पीठ से बाहर फेंक देगी। यह संकुचित चीज असल में स्टील की छड़ की तरह थी। जेवियर इसे काटेगा और मजदूर इसे सुरंग को मजबूती देने में इस्तेमाल करेंगे। जेवियर सोच रहा था कि वह एक योद्धा है और यहाँ एक विशालकाय सांप के मल को काटने का काम कर रहा है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराकर उन्होंने कुछ मीटर गहरी सुरंग बना ली। लॉयड ने अपनी जीपीआर स्कैनिंग आंखों से देखा कि काले कोयले की परत पास ही थी और वे जल्द ही वहां पहुंच सकते थे।
जेवियर ने सुझाव दिया कि अब वह लौट सकता है और बाकी काम मजदूरों को करने देना चाहिए, लेकिन लॉयड ने मना कर दिया। उसके लिए जो व्यक्ति काम की देखरेख कर रहा हो, उसे हमेशा सबसे आगे रहना चाहिए। तभी अचानक लॉयड की जीपीआर आंखों ने कुछ अजीब देखा। सुरंग के अंत में एक छोटा-सा दरार। वह दरार अचानक चौड़ी हो गई और इससे पहले कि वह समझ पाता, एक तंतु ने हमला कर दिया। लॉयड ने जल्दी से फावड़े से उसे रोका और जेवियर ने दोनों तंतुओं को काट दिया। लॉयड ने फावड़े के चौड़े सिरे से उस जीव को जमीन पर पटक कर खत्म कर दिया। वह एक विशाल चींटी थी, और अगर एक चींटी थी, तो इसका मतलब था कि यहाँ एक पूरी कॉलोनी थी। अभी तक सुरंग बंद थी, जिससे वे चींटियाँ बाहर नहीं आ सकती थीं, लेकिन अब रास्ता खुल चुका था। अगर ये हज़ारों चींटियाँ बाहर निकलीं, तो पूरे गाँव का सफाया कर सकती थी। लॉयड ने तुरंत सभी मज़दूरों को बाहर जाने और बैरन आर्क्स को सूचना देने का आदेश दिया। वहाँ और जेवियर वहीं रहकर चींटियों को रोकने का प्रयास करने लगे। लॉयड देख रहा था कि जेवियर इस तरह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और जल्द ही थक जाएगा। उसे कुछ सोचना होगा, लेकिन कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। वह भी लगातार लड़ रहा था और घबराने लगा। तभी जेवियर ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाया, खुद पर काबू रखो और कुछ सोचो। तभी लॉयड को एक विचार आया। वे सुरंग में थे, तो कहीं न कहीं मीथेन गैस का भंडार ज़रूर होगा। अगर वह इसे ढूंढकर विस्फोट करवा दे तो सारी चींटियाँ मर जाएंगी। उसने जेवियर से कहा कि वे कॉलोनी के और गहरे हिस्से में घुसें। जेवियर मान गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि लॉयड के पास हमेशा कोई न कोई योजना होती है। दोनों ने सैकड़ों चींटियों से लड़ते हुए कॉलोनी के और अंदर धावा बोल दिया। गांव में यह खबर आर्कस तक पहुंची कि लॉयड विशाल चींटियों की कॉलोनी में फंस गया है। उसने तुरंत अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को लेकर बचाव अभियान शुरू किया। आखिरकार लॉयड उसका बेटा था। उधर लॉयड को आखिर मीथेन गैस का स्रोत मिल गया थी, लेकिन ये 5 मीटर गहराई में था। बिना समय गंवाए उसने वहां खुदाई शुरू कर दी, जबकि जेवियर उसे बचाने के लिए लड़ता रहा। तभी रानी चींटी आ गई। ये एक विशाल चींटी थी। लॉयड ने पूछा, क्या तुम इसे रोक सकते हो? जेवियर ने कहा, नहीं। लॉयड ने कहा, फिर भी कोशिश करो, बस मुझे कुछ समय दो। जेवियर चींटी को रोकने में लग गया और लॉयड पूरी ताकत से खुदाई करने लगा। आखिरकार उसने मीथेन की परत को छू लिया और चिल्लाया, जेवियर भागो! उसने वहां मशाल फेंकी और दौड़कर बाहर निकलने लगा। अगले ही पल बूम! भयंकर विस्फोट हुआ। सारी चींटियां जलकर मर गईं। लेकिन विस्फोट से एक और दिक्कत हो गई। सारी हवा जल गई और सुरंग का रास्ता भी ध्वस्त हो गया। बैरन आर्कक्स ढहे हुए सुरंग के सामने खड़ा था। उसे चिंता थी कि कहीं उसका बेटा भी विस्फोट में न फंस गया हो। उसने सैनिकों को तुरंत खुदाई शुरू करने का आदेश दिया। अंदर लॉयड, जेवियर और बेंगुल विस्फोट की लहर से बेहोश हो चुके थे। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। लॉयड ने अपनी जीपीआर आंखों से सबसे नजदीकी बाहर निकलने का रास्ता खोजा और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन सांसें कम हो रही थीं। यह समय के खिलाफ एक दौड़ थी। लॉयड ने फैसला किया कि वह अपने सारे पॉइंट का इस्तेमाल करेगा। उसने पर्यावरण से मानव अवशोषण, मानव वृद्धि और अश्राहन कोड तकनीक को अपग्रेड कर दिया, जिससे उसके दिल के चारों ओर एक माना सर्कल बन गया। माना शक्ति 10% से बढ़ गई। उसने और अपग्रेड किया, जिससे एक दूसरा माना सर्कल बन गया और माना शक्ति 2000% हो गई। अब उसके पास और पॉइंट नहीं थे, लेकिन उसे एक और स्किल याद आई, 10 मिनट तक बिना थके खुदाई करने की क्षमता। उसने इस स्किल का इस्तेमाल किया और पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी, लेकिन 10 मिनट पूरे होते ही उसकी ताकत खत्म हो गई। अभी भी 2 मीटर खुदाई बाकी थी। वह गिर पड़ा। क्या ये उसका अंत था? तभी अचानक धड़ाम! पोपड़ोंग ने बाहर से सुरंग का मलबा हटा दिया। ताजी हवा अंदर आई। लॉयड को होश आया। उसने जेवियर को अपनी पीठ पर उठाया और बाहर निकलने लगा। तभी बैरन आर्कस दौड़कर आया और लॉयड को गले लगा लिया। लॉयड किसी जिंदा लाश की तरह लग रहा था। कुछ दिन बाद लॉयड जब बिस्तर से उठा, तो लोगों से ढेर सारे रिश्ता पॉइंट मिल चुके थे। गांव में उसकी बहादुरी की कहानियां गूंज रही थीं। कैसे उसने मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला, खुद अंदर रहकर चींटियों को रोका ने, और कैसे घायल जेवियर को बाहर लेकर आया। लोग उसे सम्मान देने लगे। लॉयड के लिए यह सम्मान रिलेशनशिप पॉइंट्स में बदल गया और उसे पूरे 500 से ज्यादा पॉइंट मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आप इसका दूसरा भाग चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें। रिकैप